बात की कहानी है, ठीक है। तिवारी सर फिर बोले, बात करूं इस सवाल और इसके जवाब की तो इंसान सिर्फ आनंद चाहता है। ठीक है, हर इंसान क्या चाहता है, उसको आनंद चाहिए है, ठीक है। और उस आनंद के लिए ही वो पूरी जिंदगी जद्दोजहद में लगा रहता है, मतलब पूरी जिंदगी वो मेहनत करने में लगा रहता है। यहाँ अगला सवाल हो सकता है कि अगर इंसान आनंद चाहता है, अगर यही जिंदगी का मूल मकसद है, तो फिर लोग क्यों रोटी कपड़ा मकान को जरूरी कहते हैं, है ना। बहुत बड़ा सवाल है। अगर किसी से पूछा जाए कि भैया लाइफ में क्या चाहिए है, हमको तो बस खुश रहना है, आनंद चाहिए, ठीक है, लाइफ को खुल के जीना है, लेकिन उनका सवाल ये भी था, फिर अगर ऐसा है तो लोग रोटी कपड़ा और मकान को जरूरी क्यों कहते हैं, ये तो हमारी जिंदगी में चाहिए। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, क्यों अपनी जिंदगी में गलत और सही काम करते हैं, क्यों रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने में लगे रहते हैं, और ऐसे ही बहुत से क्यों। तो ये क्यों 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 सवाल आया है, और ये सभी की लाइफ में होता है, ठीक है। हमें पैसा भी चाहिए होता है, रिलेशंस भी अच्छे चाहिए होते हैं, ठीक है। पैसे के पीछे, जिनके पास पैसा नहीं होता, जिसे पैसों की चाहत चाहिए होती है, बड़े से बड़े लोग भी जो लोग होते हैं, वो लोग भी पैसों के पीछे भागते हैं, और वो भी कब गलत रास्ता चूज कर लेते हैं उनको नहीं पता, है ना। अक्सर न्यूज में इस तरीके की खबरें भी आया करती है, ठीक। यकीन यकीन जानो दोस्तों, हर क्यों जवाब यही होगा कि इंसान अपनी जिंदगी में अपने लिए आनंद चाहता है, और उस आनंद की तलाश में ही वो हर काम करता है। रोटी कपड़ा और मकान की बात की जाए तो ये जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए सबसे जरूरी ईंधन और जीने का मूल मकसद आनंद की खोज है। और अगर रोटी कपड़ा और मकान को इस खोज का ईंधन कहे तो गलत नहीं होगा, और इंसान जीता इसलिए है ताकि उसे आनंद मिल सके, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान भी उस आनंद को पाने की एक दिशा में पहला कदम होता है ना। हमें ये सारी चीजें चाहिए तो ये हमारा एक पहला कदम होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आप कहेंगे कि रोटी कपड़ा मकान तो ईंधन हो गया, ठीक है, अब आपके पास रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, ठीक है, लेकिन इंसान पैसे के पीछे क्यों भागता है। भाई ये सारी चीजें तो है, लेकिन पैसा आएगा तभी हम कुछ और कर सकते हैं, है ना। रिश्तों के पीछे क्यों भागता है, क्यों दुनिया भर के सही और गलत काम करता है, उससे किसी को कैसे आनंद मिल सकता है। तो जवाब ये है कि लोग इन सभी चीजों के पीछे भागते हैं खुशियों के लिए, और वो इस गलत फहमी में रहते हैं कि आनंद और खुशियां एक ही है, जबकि ये सच नहीं है, ठीक। इन्होंने इन दो बातों को अलग किया है, आनंद और खुशियां, ये दो बातें अलग अलग है, एक नहीं है। आनंद की अनुभूति अंदर से आती है, इसलिए इसे आनंद कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक कंफ्यूजन वाला सवाल होता है, ठीक है, जो अक्सर ज्यादातर लोगों को नहीं समझ आता है। तो आनंद की अनुभूति कहाँ से आती है, अंदर से आती है, ठीक। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आनंद, ठीक है। और खुशी, जिसे प्रसन्नता भी कहा जाता है, और वो प्राप्त होती है, इसे समझने के लिए हम कोशिश करते हैं कुछ अंग्रेजी शब्दों को लेने की। अंग्रेजी में खुशी को क्या कहते हैं, हैप्पीनेस कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में खुशी को हैप्पीनेस कहा जाता है, लेकिन आनंद को जॉय कहा जाता है, ठीक। और इंसान असल में जॉय चाहता है, ठीक है, लेकिन हैप्पीनेस के पीछे भागता रहता है। और मैं यहाँ ये बात साफ कर देना चाहूंगा कि पैसा और परिवार, ये दोनों ही बातें हर इंसान के लिए जरूरी होनी चाहिए। कोई अपने मन में ये राय ना बनाए कि पैसा जरूरी नहीं है या परिवार जरूरी नहीं है, ठीक है। पैसा जरूरी नहीं है या फिर परिवार जरूरी नहीं है, ध्यान रहे कि ये दोनों ही बहुत जरूरी है, लेकिन उस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी बात करते हैं आनंद की, ठीक है। अभी किसकी बात हो रही है, आनंद की। जब आप संपूर्ण आनंद को पा लेते हैं तो आपको पाने और खोने की चिंता नहीं रहती है, ठीक है। ऐसा सभी की जिंदगी में होता है कि आपको सारी चीजें मिल जाती है, तो क्या चीज खो गई है और क्या चीज आपको मिली है, ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है, इससे इस ज्यादा चिंता नहीं होती है। तब आप हमेशा मगन मन रहते हैं, और तब आपको कुछ मिला तो भी आपको उसका अहंकार नहीं होता है ना। अगर आपको कोई भी चीज मिल रही है तो उसका अहंकार भी आपको नहीं होगा, कुछ खो दिया तो उसका भी दुख नहीं होता है। तब आपका जीवन संपूर्ण
हो जाता, तब आपका जो जीवन होता है वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाता है। यह कहकर सर चुप हो गए और उन्होंने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया। सर को उम्मीद थी कि कुछ सवाल आएंगे, लेकिन कुछ सेकंड तक वहां चुप्पी बनी रही और मैंने सवाल पूछने के लिए अपना हाथ ऊंचा कर दिया। सर ने कहा, हाँ गोविंद, कहो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सर को मेरा नाम याद भी रहेगा। ठीक है, सर को इनका नाम भी याद था, गोविंद का। ठीक है, तो गोविंद को नहीं पता था कि सर को मेरा नाम भी याद रहेगा। मैं तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, पर मैंने खुद को संभालते हुए सवाल किया, अगर जिंदगी का मकसद सिर्फ आनंद को पाना है, तो फिर पूरी दुनिया दूसरे कामों में क्यों लगी हुई है? सब आनंद की खोज में ही क्यों नहीं लग जाते? ठीक है, तो ये सवाल था, है ना, किसका? गोविंद का। ठीक है, मेरे सवाल को सुनकर तिवारी सर खुश होते हुए बोले, ये बात एक और सही सवाल है। फिर बिना रुके ही उन्होंने कहा, हम ये तो जानते हैं कि इंसान का मकसद क्या है, पर इस मकसद को हासिल कैसे करना है, उसके लिए कोई तय रास्ता नहीं है। किसी के लिए ये रास्ता ध्यान से बन सकता है और किसी के लिए धन से। ठीक है, क्या बोला है? किसी के लिए ये रास्ता ध्यान से बन सकता है, ठीक है, और किसी के लिए ये रास्ता किससे बन सकता है? धन, पैसों से बन सकता है। किसी के लिए ये रास्ता परिवार से बन सकता है और किसी के लिए ये रास्ता अधिकार से बन सकता है। और यही वजह है कि लोग अलग-अलग कामों को करते हैं और जो इस आनंद को पा लेता है, वो भीड़ से अलग हो जाता है, ठीक है? और जो इस आनंद को पा लेता है, वो फिर भीड़ में नहीं रहता है, वो अलग हो जाता है। ठीक, और अपने काम से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बन जाता है और दुनिया में अपनी अलग छाप भी छोड़ देता है। होता है ना ऐसा? दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण भरे हुए हैं। उदाहरण के लिए भगत सिंह को देखो, है ना? उदाहरण के लिए किसको देखो? भगत सिंह को देखो, ठीक है? जिन्होंने 23 साल की उम्र में हँसते-हँसते अपनी जान दे दी, है ना? कब? जिन्होंने 23 साल की उम्र में हँसते-हँसते अपनी जान भी दे दी। उनका आनंद उनको मिला था, देश के लिए सब कुछ कर गुजरने, और जब देश के लिए मरने की बात आई, तो वो आनंद के साथ फांसी पर झूल गए और उन्होंने पूरे देश में आजादी की बुझ रही मशाल को फिर से प्रज्वलित कर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को आनंद मिला था पूरे देश की तरक्की से, तो उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार बना लिया और यही वजह थी कि जब वो भूखे रहते थे, तो देश उनके साथ भूखा रहता था। ठीक, ये देश के बारे में बातें हो रही है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एडिसन को आनंद मिला था विज्ञान से दुनिया को बदलने से, और यही वजह थी कि 1000 बार असफल होने के बाद भी वो निराश होने के बजाय कहते थे, मैंने 1000 तरीके ढूंढे हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। ठीक, ये इतने सारे एक्सपेरिमेंट, इतने सारे लोगों की स्टोरी जो सक्सेस हुए हैं, ठीक है, ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, लेकिन आप ढूंढो तो आपको ऐसे लोगों को हजार उदाहरण मिलेंगे। हजार उदाहरण मिलेंगे, ठीक, जिन्होंने अपने काम से आनंद हासिल किया और फिर दुनिया को भी बदल दिया। क्या किया? पहले इन्होंने अपने काम को हासिल किया, ठीक है, उन्हें जो चीजें चाहिए थी अपनी लाइफ में, क्या चाहिए था, ठीक, और फिर उन्होंने क्या किया? दुनिया को बदल दिया। तो अंत में फिर से यही कहूंगा कि इंसान असल में सिर्फ आनंद चाहता है और अपनी हर कोशिश इसी आनंद को पाने के लिए करता है। अपनी बात खत्म करते हुए तिवारी सर बोले, मेरी कई बातें हो सकता है आपको अभी समझ ना आ रही हो, लेकिन इस बात को याद रखिए और आप अपने आने वाले वक्त में ये बात जरूर समझ जाएंगे। और अभी कुछ और सवाल है तो मैं यही हूँ। हालांकि उसके बाद किसी ने कोई सवाल नहीं किया, तो तिवारी सर ने सबसे विदा ली और मुझे बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब कल की क्लास में मिल जाएगा। तब मैंने पहली बार सही सवाल का महत्व समझा और उसके बाद कॉलेज में रहते हुए मैं सवाल पूछता ही रहा, लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद मेरी जिंदगी की भाग दौड़ में लग गया और धीरे धीरे मैंने सवाल करना भी बंद कर दिया और मैं सिर्फ सवालों की तलाश में, जवाबों की तलाश में लग गया। ठीक है,
कॉलेज आते आते कॉलेज जब खत्म हुआ तो इनके सवाल भी खत्म हो चुके थे और जवाब की तलाश में ये लग गए। अब आज जब सालों के बाद ओके जब सालों के बाद हिचकोले खाते हुए इस ट्रेन में फिर से सवालों का ये सिलसिला शुरू हुआ। अब जब ये लोग ट्रेन में बैठे हुए थे, फिर उसके बाद इनका सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं इसे बंद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ये भी समझ में आ गया था कि मेरे सही सवाल ही मुझे मेरी पटरी से उतर चुकी जिंदगी को पटरी पर वापस लाने का काम करेंगे। इसलिए मैंने अपने पुराने 3 सवालों के बाद मैं और सवालों की तलाश में लग गया और मेरा अगला सवाल सवाल भी मुझे तुरंत ही मिल गया। ठीक है, अब इनका अगला सवाल था जो इनको तुरंत ही मिल गया। मैं ठीक-ठाक कमाता था, लेकिन मैं अपने घर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। ठीक है, वो कमाता तो था, लेकिन होता है ना घर की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, तो वो उसको पूरा नहीं कर पाता था। मुझे हर महीने किसी से पैसे लेने पड़ते थे। अगर वासु मेरी मदद ना कर रहा होता, तो शायद मेरे लिए अपने घर को चलाना भी नामुमकिन था। यहाँ मेरे लिए अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाता था। कई बार बेटे के लिए दूध के पैसे देने में देरी हो जाती थी और दवा के लिए उधार लेना पड़ता था। लेकिन तिवारी सर ने तो अपने 4 बच्चों को पाला है और हम जैसे जाने कितने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने दिया और आखिर वो ऐसा ये कैसे कर लेते थे। ठीक है, तिवारी सर प्रोफेसर थे। ओके, तिवारी सर क्या था? प्रोफेसर थे। वो थोड़ा ज़्यादा कमा लेते थे, लेकिन मेरी तनख्वाह भी कम नहीं थी और उनको पैसे की कमी क्यों नहीं होती थी। मुझे पैसों की कमी क्यों होती है और वो कैसे सब आसानी से मैनेज कर लेते थे। तिवारी सर जब रिटायर हुए तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। ठीक है? सर जब रिटायर हुए तो उनको क्या नहीं थी? पैसों की कोई कमी नहीं थी। मुझे ये भी पता चला था कि कॉलेज के सामने जिस प्राइवेट हॉस्टल में उन्होंने मुझे और वासु को रहने के लिए कमरा दिलवाया था, वो हॉस्टल भी उनका ही था, जिसे उन्होंने थोड़े दिन पहले ही बेचा था, ताकि उनसे सपनों का स्कूल बन सके। मैं ये जानता था कि तिवारी सर ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है और उनके पिता से सिर्फ आशीर्वाद मिला था, तो ये पैसा उन्होंने कमाया कहाँ से है, ठीक है? तो उनके जो पिता थे, ठीक है, जो तिवारी सर के पिता थे, उनसे कोई पैसा नहीं मिला था, उनसे सिर्फ आशीर्वाद मिला था। तो इनका ये सवाल है कि आखिर में उन्होंने इतने सारे पैसे कमाए कहाँ से? ठीक है? उसके बाद मेरे दिमाग में ये सवाल भी आया कि तिवारी सर और बुआ के बीच भी मतभेद तो था ही, क्योंकि तिवारी सर अंडे खाते थे। ठीक है? तिवारी सॉरी दोस्तों, इस किताब में लिखा है, ठीक है? क्योंकि तिवारी सर अंडे खाते थे, प्याज, लहसुन खाते थे, जो कि बुआ के घर में भी मंजूर नहीं था। ठीक है? उनके भी घर में मंजूर नहीं था। लेकिन फिर भी तिवारी सर ने इसके बारे में कभी कुछ छिपाया नहीं है। उन दोनों के बीच ये मतभेद था, लेकिन उनके बीच कोई मतभेद नहीं था, जबकि श्रेया और मेरे बीच तो हर बात पर मतभेद हो जाता था। ठीक? जब आपस में हमारी बात बिगड़ती बिगड़ती तो बिगड़ती तो मैं और श्रेया लड़ते हुए एक दूसरे के रिश्तेदार के बारे में भी कड़वे शब्द बोलने के पीछे नहीं हटते थे। लेकिन हमने देखा है कि तिवारी सर के यहाँ बुआ के रिश्ते से भी लोग आते थे और तिवारी सर के रिश्ते से भी तब भी हमेशा खुशी का माहौल हुआ करता था। आखिर कैसे? ठीक। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने आज तक तिवारी सर और बुआ के चेहरे पर कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं देखी। वो हमेशा ही आनंद में रहते थे, तो उन्होंने अपना आनंद ढूँढा कैसे? ठीक है। अब पैसे भी आए तो उनके पास सिर्फ आशीर्वाद मिला था उनके पिताजी से। तो पहला सवाल था कि इतने सारे पैसे आए कैसे? और दूसरा ये था कि इतना आनंद ढूँढा कैसे? ठीक है, 2 चीज़ें। जब ये बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मुझे ये समझ आ गया कि मुझे अगर अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है, तो मुझे इन सवालों के जवाब तो ढूँढने होंगे। ऐसे कितने सारे लोग हैं, आपने भी देखा होगा, है ना? कि पैसों को लेकर के या फिर खुशी को लेकर के घर में, परिवार में इस तरीके की घटनाएँ होती रहती है। तो बहुत सारे लोगों को इसका सवाल नहीं मिल पाता है, बहुत सारे लोग टेंशन में रहते, परेशान होते हैं। तो है, सवाल उनको परेशानी घेर के रखी हुई है, लेकिन जवाब कहाँ से लेकर आए? वो कैसे खुश रह पाए? ठीक है? तो सेम सवाल जो था वो इनके भी माइंड में
था। किसके दिमाग में था? गोविंद की। ये जवाब मुझे बुआ और तिवारी सर से ही मिल सकते थे। मैंने जब तिवारी सर के इनविटेशन को मानकर उनके गांव जाने का फैसला किया तो यही सोचा था कि मैं अपनी परेशानी, अपने हालात बुआ को नहीं बताऊंगा। लेकिन वहां ट्रेन की ऊपर वाली बर्थ पर लेटे हुए मैंने तय किया कि मैं बुआ से सवाल करूंगा। ठीक है, मुझे लग रहा था कि मेरे परेशानी का जवाब बुआ से ही मिलेगा। वो छोटी सी डायरी और पेन अभी भी मेरे हाथ में ही थे। उस डायरी के पहले पन्ने पर मैं पहले ही 3 सवाल लिख चुका था। ठीक है, ये वासु वासु ने लिखा था। मैं उन सवालों को ऊपर से नीचे तक लकीर खींचकर काट दिया, पन्ना पलटा और नए सवाल लिखना शुरू किया। ठीक है, जो सवाल पहले लिखे थे वो कट कर दिया। सवाल नंबर 1, पेरेंटिंग, और उसके नीचे फिर से वही सवाल लिखे गए तरीके से। ठीक है, तो पेरेंटिंग के बारे में लिखा था। अब सवाल क्या था? बच्चों को बेहतर इंसान कैसे बनाए। ठीक है, और दूसरा, तिवारी सर और बुआ इतने अच्छे माता पिता कैसे बने। तीसरा सवाल है, क्या मैं और श्रेया अच्छा माता पिता बन पाएंगे। मैंने फिर पन्ना पलटा और अगले पन्ने पर लिखा। ठीक, अगले पन्ने पर लिखा सवाल नंबर 2। ठीक है, दूसरा सवाल क्या था? प्यार। प्यार को जिंदा कैसे रखें। और उसके बाद है, तिवारी सर और बुआ में इतना प्यार कैसे था। ठीक है, ये सब तिवारी सर के घर से ही सारी बातें क्वेश्चन आंसर हो रही है। इनके दिमाग में क्वेश्चन था, जो जो चाहिए था तो वो सारी चीजें इन्होंने वहां से निकाला। क्या मैं और श्रेया एक दूसरे के उम्र के आखिरी पड़ाव तक प्यार कर पाएंगे। फिर मैंने पन्ना पलटा और अगले पन्ने पर लिखा। ठीक, सवाल नंबर 3। तीसरे पन्ने पर लिखा सवाल नंबर 3, परिवार के बारे में। ठीक है, परिवार में सबको साथ कैसे रखें। बुआ और तिवारी सर के रिश्ते परिवार के साथ अच्छे कैसे थे। क्या मैं और श्रेया अपने परिवारों के साथ अच्छे रिश्ते बना पाएंगे। फिर मैंने पन्ना पलटा और फिर एक सवाल और लिखा। ठीक है, सवाल नंबर 4। अब वो बात थी पैसों से, पैसों के रिलेटेड। ठीक है, पैसे की कमी कैसे खत्म करें। ठीक है, पैसों की कमी को कैसे खत्म करें। बुआ और तिवारी सर को पैसे की कोई कमी नहीं थी, कैसे। ठीक है, क्या मैं और श्रेया कभी पैसे की कमी को दूर कर पाएंगे। अब मेरे पास सिर्फ एक ही सवाल बचा था और वो था आनंद और खुशियों से जुड़ा हुआ। तो मैंने पन्ना पलटा और फिर से लिखना शुरू किया। ठीक है, और वो था सवाल नंबर 5। ठीक है, क्या था? आनंद और खुशियां। आनंद कैसे हासिल करें। तिवारी सर और बुआ आनंद में कैसे रहते थे। क्या मैं और श्रेया कभी आनंद को महसूस कर पाएंगे। और फिर मैंने उस डायरी को बंद कर दिया, शर्ट की जेब में रख दिया। वासु मुझे लिखते हुए देख रहा था और ये बात मुझे तब पता चली कि जब उसने मुझे सवाल किया कि क्या लिख रहा था दिखा। ठीक, मैंने कहा बता दूंगा वक्त आने पर। मेरी बात सुनकर वो बैठ गया, लेकिन इस बार वासु के चेहरे पर बिल्कुल वैसी ही खोज थी जैसे मेरे चेहरे पर तब थी जब वो मुझे अपनी डायरी पढ़ने नहीं देता था। उसकी खींच देखकर एक पल को मुझे हंसी आ गई, पर उसके तुरंत बाद ही मुझे शर्मिंदगी भी होने लगी थी कि क्योंकि मैंने जितने भी सवाल किए थे उसमें सिर्फ मैंने अपना स्वार्थ लिखा था। मैंने खुद के बारे में सोचा, श्रेया के बारे में सोचा, जयंत के बारे में सोचा, परिवार के बारे में भी सवाल किए, लेकिन मेरी हिम्मत, मेरी ताकत और मेरे सबसे बड़े सहारे के बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा। हाँ, मैं जानता था कि वासु को मेरी कोई जरूरत नहीं थी। वो अपने आप में काबिल था और मेरे साथ ना ना होने से वो बहुत ज्यादा खुश रहता था, लेकिन मुझे तो उसकी जरूरत थी। उस वक्त जब मुझे सोचने का मौका मिला तो मैंने समझा कि इस लड़के ने कितना कुछ खोया है मेरे लिए और आज भी सब कुछ खोने को तैयार है। मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि ये इतना अच्छा कैसे है और मैंने क्या पुण्य किए थे कि मुझे ऐसा दोस्त मिला, है ना। ऐसा क्या काम किया था। उसके बाद मैंने वासु की तरफ देखा और उस कहा, किसने देखा? गोविंद ने देखा वासु की तरफ और कहा कि सुन। उसका मुंह अभी भी फूला हुआ था तो वो सर ऊपर किए बिना बोले, क्या है। मैंने कहा, मैंने कहा मुझे माफ कर दे यार,
मेरी बात सुनकर वो बड़ा सीरियस हो गया, क्योंकि मैंने आज तक उसे कभी झूठे मुंह भी सॉरी नहीं कहा था और अब दिल से माफी मांग रहा था। वो खड़ा हो गया और खुश होते हुए बोला, ला दे फिर डायरी पढ़ने के लिए। ओके, मैंने कहा, डायरी न देने के लिए माफी नहीं मांग रहा हूँ तुझसे, पर बस तू माफ कर दे यार। मेरी बात सुनकर उसकी आवाज में गुस्सा था, क्योंकि जब वासु गुस्से में होता है तो बहुत ही धीरे दांतों को चबाते हुए बात करता था। और तो वो धीरे से अपनी ट्रेडमार्क गुस्से वाले अंदाज में बोला, अगर तू इसलिए माफी मांग रहा है कि मुझ पर अंकल आंटी छुटकी की जिम्मेदारी है, तो यही भरी ट्रेन में मारूंगा। लेकिन कोई लेकिन कोई और बात है तो बता, क्या है? नहीं यार, इसलिए नहीं, उन लोगों के लिए तुझे कुछ करने से रोक सकूं। मेरा इतना अधिकार नहीं है, वो जितना मेरे हैं, तो मुझसे ज्यादा उनका। उस बारे में माफी मांग कर तुझे पराया कर दूं। ठीक है, ये सारा कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ये उनकी बातें हो रही है। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैंने कहना जारी रखा, तुझसे सिर्फ अभी कुछ देर पहले के लिए माफी मांग रहा हूं, और क्या किया है वो मत पूछ, वक्त आने पर बता दूंगा। ठीक है, अब ऐसी कौन सी बातें हैं, क्या वो बातें छुपा रहे जो एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं? मेरी बात सुनकर गुस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन एक झुंझलाहट और सवाल जरूर था, जो देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी और प्यार भी। मैंने कहा, चल बैठ जा, अब मुझे अभी लिखने दे। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें, डायरी मिली है ना, तो लिखना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। मेरी बात सुनकर वो बैठ गया और फिर से डायरी निकाली और उसका एक और पन्ना खोला, और उस पन्ने पर लिखा था सवाल नंबर 6। अब उसने दोस्ती के बारे में लिखा। ठीक, अच्छा दोस्त कैसे बने? वासु इतना अच्छा दोस्त कैसे है? ठीक, क्या मैं कभी वासु के लिए अच्छा दोस्त बन पाऊंगा? इस सवाल को लिखने के बाद मुझे काफी सुकून मिला, और तब सच में लगा कि अब मेरे सवाल पूरे हो गए हैं। अपने सवाल पूरे करने के बाद मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए, इन सवालों के जवाब बुआ और तिवारी सर से लेकर रहूंगा, और अपनी जिंदगी को उतना ही खूबसूरत बनाने की कोशिश करूंगा जितना उनकी जिंदगी थी। उसके बाद मेरा मन मुझे काफी हल्का लग रहा था। परेशानियां तो तब भी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अब ये परेशानियां और ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगी। और तब मैं ये भी समझ गया था कि मेरे ऊपर जो मानसिक तनाव है, वो मुझे खुद ही खत्म करना होगा। मैं ऊपर वाली बर्थ से नीचे आ गया और मैं श्रेया के पास जाकर बैठ गया। जयंत वहीं पर बगल में खाली जगह पर लेटा हुआ था। मैंने जयंत को देखा, वो नींद में ही मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे देखा तो मेरे होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। बहुत लंबे वक्त के बाद मैंने खुद को बिना वजह दिल से मुस्कुराते हुए महसूस किया था। फिर मैंने श्रेया के हाथों पर हाथ रख दिया और उससे कहा, घबराओ मत, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी तरफ देखा और लंबे वक्त बाद शायद उसे भी मेरे विश्वास पर विश्वास हुआ। वासु सामने वाली सीट पर ही बैठा हुआ था। उसके होठों पर भी एक मुस्कुराहट आई। ठीक है, 4 लोग बैठे थे, जर्नी उनकी थी, वो लोग ट्रेन में ही सारी आपस में बातें कर रहे थे। तब तक अगला स्टेशन आ गया। ट्रेन उस स्टेशन पर करीब 15 मिनट रुकती थी। तो मैंने वासु से कहा, तू सामान को देख, जयंत को देख, मैं श्रेया को थोड़ा सा बाहर घुमाकर लेकर आता हूँ। और वासु कुछ कहता उसके पहले ही श्रेया का हाथ पकड़ा और बिना कुछ पूछे उसे लगभग खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। वो भी बिना किसी विरोध के मेरे साथ आने लगी। और ये देखकर वासु खिलखिलाकर हंस दिया। उसे हंसता हुआ देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ, अब क्यों हंस रहा है? और वो बोला, कुछ नहीं, तू जाकर रोमांस कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, मैं निपट लूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई और बर्थ पर बैठे बाकी लोगों को भी। लेकिन श्रेया शर्म से पानी पानी हो गई। मुझे अच्छी तरह से याद है, तब उसकी गुलाबी गाल शर्म से और लाल हो गए। और ऐसे लंबे वक्त के बाद हुआ। और अचानक मेरा ध्यान वासु के शब्दों पर गया। मैंने वासु की तरफ देखा और आश्चर्य के साथ सवाल करते हुए उससे कहा, तुझे याद है? और उसने हाँ में सर हिला दिया। बिल्कुल यही शब्द तो उसने तब भी कहे थे, जब पहली बार मैंने श्रेया का हाथ इस तरह पकड़ा। कॉलेज का आखिरी साल था।
तब तक और श्रेया एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इस बात को सिर्फ हम दोनों ही जानते थे। लेकिन मेरी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लड़की थी तो वो कैसे कहती। मेरी इस दुविधा का जवाब भी मुझे तिवारी सर ने ही दिया था। उन्होंने पेड़ के नीचे वाली एक क्लास में सिखाया था कि कभी भी अफसोस या पछतावे के साथ मत जीना। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो उसे कर डालो, ताकि तुम्हें इस बात का कभी अफसोस ना हो कि काश तुमने वो काम कर लिया होता और तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती। ठीक, जिस दिन सर ने ये बात कही, मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, कल ही श्रेया से मैं बात कह दूंगा। अगला दिन आया और श्रेया कॉलेज में ऑडिटोरियम में बाकी कई लोगों के साथ में उस साल के एनुअल फंक्शन की तैयारी में लगी हुई थी। सभी लोग स्टेज पर एक सर्कल में कुर्सियां लगाकर बातें कर रहे थे। मैं वहां पहुंच गया और मेरा एनुअल फंक्शन का कोई काम हाथ में नहीं लेता था। और उस वक्त तक वासु और मेरी दोस्ती के किस्से कॉलेज के मशहूर हो चुके थे। तो सबने सोचा कि मुझे वासु को कोई काम था और उस दिन नहीं, कम से कम सीधे तो नहीं। मैं वहां पहुंचा तो वासु ने मेरी तरफ देखा और मैंने श्रेया का हाथ पकड़कर वासु की तरफ देखते हुए वासु से कहा, मैं श्रेया को बाहर घुमाकर लाता हूं, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ संभाल लेना। ये सारी चीजें ऑडिटोरियम में बातें हो रही थी। उस दिन भी मैंने श्रेया से पूछा नहीं था। उस दिन भी वो बिना किसी विरोध के मेरे साथ आ गई और तब मेरी बातें सुनकर वासु तब भी हंसने लगा और मेरे सवाल पर तब भी उसके शब्द थे, कुछ नहीं, तू जा जाकर रोमांस कर। ये सारी बातें इनके कॉलेज के टाइम की बातें चल रही है, ठीक है, कि किस तरह से इनके कॉलेज में ये सारी चीजें हुई थी। ये वही तो दिन थे। श्रेया उस दिन बातें कर रही थी, ठीक है, श्रेया के दिल और दिमाग में ये सारी बातें आई थी और उनका कॉन्वर्सेशन हो रहा था। मैंने उस दिन अपने दिल की बात बता दी और उसी दिन श्रेया अपने हाथों में हाथ लेकर श्रेया का हाथ जिंदगी भर के लिए मांग लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इनके शादी की बातें होने लगी। आज बिना किसी प्लानिंग के वही सब फिर से होते हुए देखा तो मेरी उम्मीद और बढ़ गई, सब ठीक होगा। ठीक है, उसके बाद मैं बिना देर किए श्रेया को लेकर आगे बढ़ा और उसे बड़े प्यार से प्लेटफॉर्म पर लेकर आया और उसके हाथ पकड़े। मैंने उसके लिए स्टेशन से कुल्फी खरीदी और अगले 10 मिनट तक हम बिल्कुल वैसे ही घूमते रहे जैसे कॉलेज के दिनों में घूमा करते थे। 10 मिनट के बाद और मैं और श्रेया अपने ट्रेन कंपार्टमेंट की तरफ आ गए। अपनी बोगी के सामने आए और एक छोटा बच्चा हमारे सामने आ गया और उसने बड़े ही प्यार से बोला, साहब 10 पैसे दे दो, भूख लगी है, खाना खाऊंगा। ठीक, मैंने कहा खाना चाहिए कि 10 पैसे चाहिए? तो बोला भूख लगी है सर, पैसे दोगे तो खाना खा लूंगा। मैंने कहा तुझे 10 पैसे में खाना नहीं मिलेगा, आ तुझे खाना खिला देता हूँ। स्टेशन पर एक ठेले वाला सब्जी रोटी चावल बेच रहा था। मैंने उसे पैसे देकर बच्चे को खाना देने के लिए कहा। वो बच्चा आंखों में एक संतोष का भाव लेकर स्टेशन पर ही एक खंबे के पास बैठकर खाना खाने लगा। शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को कुछ दिया था और बदले में कुछ उम्मीद नहीं की थी। उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने जब श्रेया को देखा तो मैंने पाया कि उस बच्चे को खाते हुए देखकर उसके चेहरे पर भी वही सुकून था जो बुआ के चेहरे पर होता था जब वो हमें खिलाती थी। तब तक श्रेया अपनी आइसक्रीम खत्म कर चुकी थी और मैं तो आइसक्रीम खाता नहीं था, लेकिन वासु को बहुत पसंद थी। तो वहीं से मैंने एक आइसक्रीम और खरीदी खरीदी और ट्रेन पर खिड़की से वासु को आवाज दी और मैंने उसे उल्टे हाथ में आइसक्रीम दे दी। वासु फिर से मुझे देखकर मुस्कुराने लगा क्योंकि मेरे सीधे हाथ में अभी भी श्रेया का हाथ था जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। वो देखकर वासु सिर्फ मुस्कुरा दिया और श्रेया के साथ तब तक बाहर रुका रहा और जब तक ट्रेन चलने के लिए सीटी नहीं दी। मैं अंदर आया तो मैंने महसूस किया कि मुझे अंदर से खुशी मिल रही थी। क्योंकि ये खुशी अंदर से मिल रही थी तो मैं इसे आनंद मान सकता था। ये आनंद मुझे मिला था देने से। ठीक है, जब उसने बच्चों को खाना खिलाया था तो उसको ये आनंद मिला था। जब उदारता की बात आती है तो बुआ और तिवारी सर से ज्यादा उदार तो मुझे आज तक कोई नहीं मिला। अंदर आकर मैं अपनी सीट पर बैठा
और बैठने के बाद मैंने फिर से अपनी छोटी सी डायरी निकाली और नया पन्ना लिखा। उस पर एक और सवाल लिखा था। ठीक, सवाल था नंबर 7, उदारता। चलिए, इसको हम कल पढ़ेंगे।